नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज कोई नया मुद्दा नहीं था, इसलिए एक कुछ पुराने मुद्दे ही हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला मुद्दा है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स। दूसरा मुद्दा है दक्षिण चीन सागर विवाद। तीसरा मुद्दा है बोआओ फोरम फॉर एशिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मुद्दा, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स। यह चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स का 5वां सत्र आभासी माध्यम से शुरू हुआ है। भारत इस सत्र का मेजबानी कर रहा है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स का 5वां सत्र 20 अप्रैल से शुरू हुआ, जिसके तहत 29 अप्रैल 2021 तक विचार विमर्श के कई आभासी सत्र आयोजित किए जाएंगे। CCSCH के 5वां सत्र में 50 देशों के लगभग 300 विशेषज्ञ विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। CCSCH के इस 5वें सत्र में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की अध्यक्षता ने कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों में सुरक्षित एवं गुणवत्ता वाले भोजन के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक नियमों को अधिक सतर्क रखने की जरूरत है। उन्होंने खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाने वाले मसालों की मिलावट के खतरों की भी जिक्र किया है। इसके मुताबिक आर्थिक रूप से प्रेरित यह मिलावट एक प्रमुख अपराध है और हमें इस तरह के प्रचलनों से बचने के लिए नियामक क्षेत्र में विशेष रूप से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हमने वैश्विक व्यापार के मामलों से जुड़े उत्पादों के कोडेक्स मानकों के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। वहीं कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन के अध्यक्ष ने खाद्य सुरक्षा नियंत्रण की कमी की वजह से कई गंभीर समस्याओं को जन्म लेगी ऐसा बोला है। उन्होंने खाद्य जनित बीमारियों, बेरोजगारी आदि प्रमुख हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु फार्म टू फोर्क दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। अब जान लेते हैं कि कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स क्या होता है। तो कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स है, यह मामलों एवं कुलिनरी हर्ब से संबंधित वैश्विक मानकों का विकास एवं इन्हीं से प्रचलित करती है। इस कमेटी का गठन 2013 में हुआ था। यह कमेटी मसालों एवं कुलिनरी हर्ब से संबंधित मानकों के विकास हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श भी करती है। अपनी स्थापना के बाद से कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब मसाले एवं culinary हर्ब के लिए सामंजस्यपूर्ण वैश्विक कोडेक्स मानकों को विकसित करने में सफल रही है। अपने पिछले 4 सत्रों में इस कमेटी ने 4 मसाले, जिसमें काली, सफ़ेद, हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन एवं लहसुन के लिए मानकों को विकसित किया है और उसे अंतिम रूप भी दिया है। गौरतलब है कि कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब को कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन के तहत स्थापित किया गया है। अब कोडेक्स एलिमेंट्रीज आयोग क्या है? CSC, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग CSC की स्थापना 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी।
कोडेक्स एलिमेंटिंग आयोग एक अंतर सरकारी निकाय है। यह वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों के मानकों के संदर्भ में कार्य करती है ताकि लोगों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न न हो। अब हमें एक छोटा सा टारगेट रखना है कि हमें कम से कम 1000 लाइक को, शेयर को और सब्सक्राइब को पहुंचाना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इस सेशन का PDF भी पाना तो हमसे टेलीग्राम पे जनरल डिस्कशन #UPSC हैशटैग पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला मुद्दा है दक्षिण चीन सागर विवाद। तो यह चर्चा में क्यों आया है? हाल ही में फिलीपींस द्वारा दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में संचालित तेल भंडार पर अपना दावा जताने के बाद यहाँ चीन और फिलीपींस के बीच विवाद लगातार गंभीर होते हुए देखा जा रहा है। यहाँ पे अब मैप भी है, इसको आप देख करके समझ सकते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु जो हैं इसको हम चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण चीन सागर के जुलिना फिलिप रीफ के क्षेत्र में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद उभर कर सामने आया है। अब यह विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। दरअसल चीन जुलिना फिलिप रीफ के क्षेत्र को दक्षिण चीन सागर का एस्प्रेटली द्वीप समूह के विट्सन रीफ का हिस्सा मानता है तथा इस पर अपना दावा जताता है। जुलिफा फिलिप रीफ के क्षेत्र पर दशकों से फिलीपींस का नियंत्रण था, लेकिन पिछले कुछ समय से चीनी नौसैनिकों के अंतर्गत काम करने वाली मलेशिया की नौकाओं ने इस रीफ को घेर रखा है। चीन इस क्षेत्र में फिलीपींस के नौसेना को अब आने नहीं दे रहा है। हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने पहली बार सार्वजनिक रूप से जुलिना फिलिप रीफ पर चीन नौकाओं की मौजूदगी को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि फिलीपींस अपनी संप्रभुता के लिए युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना के साथ बालिकन नामक सैन्य युद्ध अभ्यास करेगा। उल्लेखनीय है कि फिलीपींस और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध काफी प्रगाढ़ है। फिलीपींस में अमेरिका के सैन्य अड्डा भी है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं दक्षिण चीन सागर के बारे में। तो दक्षिण चीन सागर एक सीमांत सागर है जो प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है। इसमें करीमाता, फार्मोसा, जलडमरू मध्य और मलाक्का जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह एशिया के दक्षिण पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। दरअसल देखा जाए तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में सिंगापुर से लेकर के ताइवान की खाड़ी के बीच लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब देख लेते हैं दक्षिण चीन सागर का महत्व क्या है। दक्षिण चीन सागर का सामरिक महत्व काफी अधिक है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित अहम कारोबारी इलाका भी है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहाँ से गुजरता है। यह क्षेत्र मत्स्य संसाधन से परिपूर्ण है जो दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इसके सीबेड के नीचे विशाल तेल भंडार और गैस के भंडार हैं जो इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। दक्षिण चीन सागर 11 बिलियन बैरल प्राकृतिक तेल का भंडार है और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार है, जिसके 280 ट्रिलियन क्यूबिक फीट होने का भी संभावना व्यक्त की जा रही है। यह क्षेत्र ऐसा है जहां से हर वर्ष $5 ट्रिलियन मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है। दक्षिण चीन का लगभग 80% ऊर्जा आयात और चीन का कुल व्यापार का लगभग 39.5%
दक्षिण चीन सागर से होकर के गुजरता है। दरअसल चीन को प्राकृतिक तेल की आपूर्ति मध्य पूर्व से होती है और यह मलाक्का जलडमरू के रास्ते होकर गुजरता है। अक्सर अमेरिका चीन को चेतावनी देता है कि मलाक्का जलडमरू को ब्लॉक कर देगा, जिससे चीन की ऊर्जा आपूर्ति रुक जाएगी। इसलिए चीन दुनिया भर के अन्य देशों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के सजग और आक्रामक हुआ है। यही कारण है कि चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने भू आर्थिक और भू सामरिक हित दिखाई देता है। अब देख लेते हैं कि दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है। दक्षिण चीन सागर विवाद दुनिया के सबसे बड़े महासागरीय विवाद के रूप में माना जाता है। चीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस आदि के बीच दक्षिण चीन सागर के विभिन्न क्षेत्र हैं। क्षेत्र व यहाँ स्थित द्वीपों जैसे एस्पार्टले और परासेल द्वीप को लेकर विवाद है। चीन के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अतिक्रमण कर वहां अपनी संपूर्णता के दावे के लिए नौसेनाओं पर डैश या चिन्ह लगाकर विवाद को खड़ा किया हुआ है। इसलिए विवाद को 9 डैश लाइन भी कहा जाता है। चीन का 9 डैश लाइन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की मान्यता का खंडन करता है। इसके अतिरिक्त चीन की निगाह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के ईईजेड और साउथ चाइना सी के द्वीपों में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक तेल, गैस और मत्स्य संसाधनों पर भी है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने धीरे धीरे कई छोटे छोटे द्वीपों पर सैनिक अड्डे बना लिए हैं। आज हालात ऐसा हो गया है कि दक्षिण चीन सागर पर कई देश दावेदारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चीन ने वर्ष 2016 में दक्षिण चीन सागर पर मालिकाना हक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के निर्माण के मामले से इनकार कर दिया था। हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसले में कहा है कि चीन अवैधानिक तरीके से दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जायज अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। चीन ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। अब दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत का क्या मत है। भारत दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और निर्बाध जल परिवहन हेतु विभिन्न पक्षों से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के सिद्धांतों को अपनाने का समर्थन करता है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक रूप से कहा था कि जिसे चीन दक्षिण चीन सागर कह रहा है वह फिलीपींस सागर है। नेक्स्ट मुद्दे पर हम बात करते हैं बोआओ फोरम फॉर एशिया 2021। तो यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में बोआओ फोरम फॉर एशिया का वर्ष 2021 का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब इसके प्रमुख मुद्दे क्या है? चीन के हैनान प्रांत में हाल ही में बोआओ फोरम फॉर एशिया का वर्ष 2021 के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। बोआओ फोरम फॉर एशिया वर्ष 2021 के वार्षिक सम्मेलन में 60 से अधिक देशों और नागरिक समाज, प्रमुख संगठनों आदि के लगभग 2600 लोगों ने भाग लिया है। बोआओ फोरम फॉर एशिया 2021 का विषय ए वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड टू एक्सटेंड ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन है। अब एशियाई इकोनॉमी पर रिपोर्ट। बोआओ फोरम फॉर एशिया के वर्ष 2021 के वार्षिक सम्मेलन के दौरान एशियाई अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है।
एशियाई अर्थव्यवस्था के वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया महाद्वीप की विभिन्न राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच एशिया के भीतर 12 फरवरी 2021 तक 186 क्षेत्रीय व्यापार समझौते हो चुके हैं, जो कि पूरे विश्व के कुल क्षेत्रीय समझौता के 9% हैं। एशिया महाद्वीप ने अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उल्लेखनीय प्रगति के चलते क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी जो होता है पीपीपी के आधार पर वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी 3% तक बढ़ाई है, जबकि वर्ष 2019 में यह लगभग 1% थी। इस रिपोर्ट में क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी RCEP समझौता की काफ़ी प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी RCEP समझौता ने क्षेत्रीय विकास की दर को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इससे एशिया में मुक्त व्यापार समझौते संबंधित वार्ताओं को त्वरित गति मिलने की संभावना है। अब आगे देख लेते हैं बोआबो फोरम फॉर एशिया ये क्या है। बोआबो फोरम फॉर एशिया की स्थापना 2001 में हुई थी। इसे शॉर्ट में BFA भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 25 एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर की थी। बोआबो फोरम फॉर एशिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो एशिया और अन्य महाद्वीपों के राष्ट्रीय सरकारों के लीडर्स, बिजनेसमैन और शिक्षाविदों आदि के वैश्विक मुद्दों पर अपनी दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि बोआबो फोरम फॉर एशिया स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच के मॉडल के आधार पर शुरू किया गया है। बोआबो फोरम फॉर एशिया का प्रतिवर्ष वार्षिक सम्मेलन दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के बोआबो में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। बोआबो फोरम फॉर एशिया क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और एशियाई देशों को अपने विकास के लक्ष्य को करीब लाने के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लेते हैं क्षेत्रीय व्यापार में आर्थिक भागीदारी। क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी क्या है, RCEP क्या है। क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 16 देशों के बीच प्रस्तावित एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता है। भारत नवंबर 2019 में आसियान +3 शिखर सम्मेलन के दौरान RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अतः फिलहाल इसके अंतर्गत 10 आसियान देश समेत ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इस मेगा मुक्त व्यापार समझौता में वस्तु, सेवाएं, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। RCEP समझौता के लिए देशों के बीच वर्ष 2013 से वार्ता चल रही है एवं इसमें भारत को शामिल करने की भी कोशिश की जा रही है। आसियान देशों ने ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। तो दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। जनरल डिस्कशन #UPSC #। इसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।